नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की दृष्टिकोण से यूनिट 9 के अंतर्गत एमपी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार सीरीज 2 में, जिसमें कि हमने शरद जोशी और रमेश चंद्र शाह को शामिल किया हुआ है। इसके पहले हमने पार्ट 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों में कवियों के ऊपर चर्चा की थी और जिसमें कि कुल 7 कवियों के बारे में हमने बातचीत की थी। उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी सीरियसली एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे शरद जोशी के ऊपर कि आखिरकार ये किस तरीके के साहित्यकार थे, और साथ में रमेश चंद्र शाह के ऊपर। रमेश चंद्र शाह के ऊपर पढ़ते हुए हम इनकी एक रचना की भूमिका को भी देखेंगे और देखेंगे कि अकेला मेला, जो कि डायरी विधा में आपके सिलेबस में शामिल है, वक्त कम होने की वजह से हम अकेला मेला डायरी पर अभी पूरा नहीं बात कर पाएंगे। तो हम भूमिका से ही आपको बताना चाहेंगे कि इसमें किस तरीके की चर्चा रमेश चंद्र शाह ने की हुई है। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे वीडियो लेक्चर के ऊपर। शरद जोशी, जिनका जन्म 1931 में और निधन 1991 ईस्वी में हो गया, हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार के तौर पर इनको जाना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, लेकिन आगे चलकर पूरी तरह से व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हिंदी में व्यंग्यकारों की बात होती है तो एक नाम अपने आप आ जाता है और आपके दिमाग में भी आना शुरू हो गया होगा। वो नाम है हरिशंकर परसाई का। तो व्यंग्यकार के तौर पर हम हरिशंकर परसाई के रचनाओं को ध्यान में रखते हैं। उनके कोटेशन कई बार आप देखेंगे, कथन सोशल मीडिया पर प्राय दिखाई देते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो। उन्हीं के एक तरीके से हम देखें उत्तराधिकारी के तौर पर है शरद जोशी। शरद जोशी शुरुआत में कहानियां जरूर लिखते हैं, लेकिन बाद में ये व्यंग्य लेखन पर ही एकदम से कंसंट्रेट हो जाते हैं। और न सिर्फ इन्होंने निबंध लिखा व्यंग्य के रूप में, बल्कि इन्होंने उपन्यास भी लिखे और समय समय पर समाचार पत्रों इत्यादि में कॉलम भी लिखते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखने का प्रयास किया और संवाद भी लिखे। जो यहाँ पर हमने तथ्य आपके सामने लिया है, और वो सारे तथ्य हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हमने इकट्ठा किया हुआ है, और जहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे वो क्रम के आधार पर हो चाहे वन लाइनर प्रश्न के तौर पर। तो शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों की बात करें, रचनाओं की बात करें, तो सबसे पहले नाम आता है यथासंभव, जीप पर सवार झल्लियां 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973 ईस्वी, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र सन 2000 ईस्वी, नदी में खड़ा कवि 2012, घाव करे गंभीर 2012, ओट ले दरिया में डाल 2012 ईस्वी। आपके मन में आना शुरू हो गया होगा, अगर आप सीरियसली इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, तो कि इनका निधन तो हो गया था 1991 ईस्वी में, लेकिन इनकी रचनाएं 2012 में कैसे प्रकाशित हो गई। तो कई बार क्या होता है कि जो रचनाकार है वो अपने जीते जी अपने रचनाओं को नहीं प्रकाशित करवा पाता है, तो बाद में अगर वो बहुत ही फेमस है या फिर पाठकों में चर्चित है, तो जो भी प्रकाशक सब होते हैं वो लोग इसका प्रकाशन करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, हमें ध्यान में रखना है कि शरद जोशी जो है आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वो एक व्यंग्य साहित्यकार के तौर पर हैं। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए। कई बार क्रम में पूछा जा सकता है और फिर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से भी सवाल आ सकते हैं। तो किसी भी एंगल से सवाल आएंगे, आप जरूर इन चीजों को ध्यान में रखिए। तो शरद जोशी के बाद हम चर्चा करेंगे आगे रमेश चंद्र शाह के ऊपर, जो आज के दूसरे यहाँ पर साहित्यकार है। रमेश चंद्र शाह का वैसे जन्म अल्मोड़ा में हुआ था 1937 ईस्वी में। अल्मोड़ा जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में है, लेकिन पहले ये उत्तर प्रदेश में ही माना जाता था जब विभाजन नहीं हुआ था। तो
लेकिन वर्तमान के दृष्टिकोण से आप ध्यान में रखिए कि रमेश चंद्र शाह अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले थे। लेकिन आपके मन में आना चाहिए कि क्यों इनको हम एमपी के साहित्यकार के तौर पर पढ़ रहे हैं या फिर क्या कारण रहा है। तो बाद में पता चलेगा कि जन्म तो जरूर इनका अल्मोड़ा में हुआ, लेकिन ये रहने वाले ज्यादातर इन्होंने अपना समय बिताया वो भोपाल में बिताया, मध्य प्रदेश में ही बिताया। इसलिए ज्यादा इनकी जो कर्म भूमि रही है अगर मैं कहूँ तो वो कहाँ रही, वो रही भोपाल मध्य प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि रमेश चंद्र शाह मूलतः रचनाकार है, लेकिन समय समय पर इनके आलोचक रूप भी हमें दिखाई देते हैं और ये मूल्यांकन भी करते हैं और ढेर सारी किताबें भी हैं। देखा जाए तो आलोचना के दृष्टिकोण से इनकी कुछ किताबें हैं। छायावाद की प्रासंगिकता, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। समानांतर 1973 ईस्वी में इन्होंने लिखा। वागर्थ 1981 में। शबद निरंतर 1987 ईस्वी में। भूलने के विरुद्ध 1990 ईस्वी में। अज्ञे वागर्थ का वैभव 1995 ईस्वी में। आलोचना का पक्ष 1998 ईस्वी में इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां रही। तो इन कृतियों को जरूर ध्यान में रखिए, क्रम की वजह से पूछी जा सकती हैं या फिर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से भी सवाल आ सकते हैं। तो रमेश चंद्र शाह आलोचक के तौर पर भी जाने जाते हैं और साथ में आपके सिलेबस में इनकी एक रचना लगी हुई है जिसका नाम है अकेला मेला, जो कि डायरी विधा में लिखी गई। अकेला मेला डायरी का प्रथम संस्करण सन 2009 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और जब इस किताब को आप पढ़ेंगे, जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था तो हमने सतही तौर पर एक तरीके से इस किताब को पढ़ा ताकि कुछ चीजें आपको बताई जाए। तो इस किताब की शुरुआत जो होती है, प्रारंभ सन 1969 ईस्वी से इसमें हुआ है। मध्य प्रदेश में एक जगह है सीधी, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और इस किताब या डायरी के केंद्र में ज्यादातर भोपाल है। भोपाल के अतिरिक्त अल्मोड़ा, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों का भी जिक्र बार बार किया गया है। तो कम से कम अगर आप इस किताब को नहीं भी पढ़ पाते हैं तो ध्यान में रखिए कि इसमें किन किन शहरों का नाम उल्लिखित किया गया या फिर इनका जिक्र हुआ है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1969 ईस्वी से इस डायरी की शुरुआत होती है। डायरी को समर्पित भी किया गया है और ये इसलिए ध्यान में रखना है कि क्योंकि जिनको समर्पित किया गया वो हिंदी साहित्य के बड़े मशहूर या फेमस कवि या साहित्यकार रहे हुए। रमेश चंद्र शाह ने अकेला मेला डायरी में उन्होंने स्मरणांजलि में लिखा हुआ है, वीरेंद्र कुमार जैन को जिन्होंने सर्वप्रथम मेरी डायरी अपनी पत्रिका में प्रकाशित की और गजानन माधव मुक्तिबोध को जिन्होंने मेरे प्रारंभिक कृतित्व को अपने अमूल्य अविस्मरणीय आशीर्वचनों से कृतार्थ किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण साहित्यकारों को स्मरण किया है रमेश चंद्र शाह ने। तो ध्यान में रखिए, हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछे जा सकते हैं कि किनको किनको समर्पित किया गया। नहीं भी पूछा जाएगा तो भी आप इन जानकारियों को रखेंगे तो आपका आत्मबल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। अब चलते हैं, बात करते हैं भूमिका के ऊपर। भूमिका में रमेश चंद्र शाह ने लिखा है, पहला ही वाक्य जो मुझे काफी महत्वपूर्ण दिखाई दिया कि डायरी साहित्य की सबसे निजी, अंतरंग और गोपनीय विधा मानी जाती। डायरी की जब भी चर्चा की जाए, अक्सर आप सुने होंगे बहुत महान महान लोगों के द्वारा कि वो प्राय डायरी लिखते हैं और ऐसा माना जाता है कि डायरी सभी को लिखना चाहिए। और डायरी में क्या है, निजी चीजें आती हैं, अंतरंग बातें आती हैं और गोपनीय भी, क्योंकि जब साहित्यकार इस दुनिया को छोड़ जाता है तब इसकी डायरी को प्रकाशित किया जाता है तो साहित्यकार के बारे में पता चलता है कि वो आखिरकार किस स्वभाव का व्यक्ति रहा है। तो डायरी को ध्यान में रखते हुए आपको तीन विशेषताएं जरूर ध्यान में रखनी है। निजी तौर पर डायरी में चीजें रखी जाती हैं, अंतरंग और गोपनीय। ये सब आपको विकल्प के तौर पर भी आ सकते हैं ABC करके, तो कम से कम इन तीनों शब्दों को बिल्कुल ध्यान रखिए। लेकिन आगे रमेश चंद्र शाह लिखते हैं, किंतु लिखने से पूर्व और लिखने की प्रक्रिया के दौरान तो कहानी, कविता की सामग्री भी कम अधिक गोपन ही होती है और पाठक दृश्य में तभी प्रकट होता है जब जो कुछ लेखक को हो रहा था वह भाषा निबद्ध होकर उसकी उस गोपन आंतरिकता से विलग होकर उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि केवल डायरी में ही निजी, अंतरंग या गोपनीय चीजें नहीं आती हैं, बल्कि देखा जाए तो कहानी, कविता में भी इस तरीके की बातें आती हैं और ये बातें तब और क्लियर हो जाती हैं, खुलकर सामने आती हैं, प्रकट होती हैं जब ये पाठकों के बीच में पहुंच जाते हैं। आगे लिखते हैं कि भाषा निबद्ध हो जाना ही उसके उस कथ्य या कि अकथ्य का खुले उजाले में खींच लिया जाना
उसके निजी का सार्वजनिक हो जाना है। तो ये इन सारे कथनों को जरूर ध्यान में रखें, में भी पूछे जा सकते हैं। आगे लिखते हैं कि डायरी भी अंततः, हाँ, अंततः इस नियत से स्वतंत्र नहीं, भले उसकी यह सार्वजनिकता कहानी कविता की तुलना में नितांत अप्रत्यक्ष और प्रच्छन्न ही क्यों न हो। क्या यह एक नीरा संयोग ही था, या उससे कुछ अधिक, कि आज से कोई चौथाई सदी पहले एक लोकप्रिय और साहित्यिक हलकों में लगभग उपेक्षणीय पत्रिका नवनीत के संपादक ने मुझे संस्मरण या डायरी सरीखे अनौपचारिक गद्य की मांग की, और जब मैंने बहुत ही संकोच और हिचकिचाहट के साथ महज उनके निरंतर आग्रह की रक्षा की खातिर यहाँ इस पुस्तक में संकलित सामग्री के आरंभिक अंश उन्हें दिए, तो वे न केवल ऐसे अनेकानेक पाठकों को रुचे जो सामान्य पाठकों की श्रेणी में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर कई बार आप देखें कि जो भी साहित्यकार होते हैं वो पाठकों को ध्यान में रखते हुए अपनी विधाओं को चुनते हैं। जहाँ तक बात है डायरी इत्यादि, ये थोड़ी बोरियत से महसूस होने वाली विधाएं हैं, फिर भी रमेश चंद्र शाह ने ये कोशिश की है कि ये पाठकों को रुचे या फिर पसंद आए। सामान्य पाठकों को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। उन्होंने लिखा कि बल्कि एक ऐसे खालसा खास पाठक का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके जिनके या जिन जैसों के लिए ही द आइडियल क्रिटिक इज द आइडियल रीडर जैसे सुभाषित गढ़े जाते रहे। यह भी निरा संयोग ही नहीं हो सकता कि अभी 2 माह पूर्व जब वैसी ही एक और लोकप्रिय पत्रिका साहित्य अमृत में इसी डायरी के कुछ पृष्ठ प्रकाशित हुए तो उन पर भी सबसे पहले उन्हीं की निगाह पड़ी, उन्हीं की अर्थात नामवर जी की। तो इस डायरी के माध्यम से यह भी पता चल रहा है कि उस समय नामवर सिंह जैसे आलोचकों की अगर किसी लेखक की रचना के ऊपर नजर जाती है तो लेखक अपने को सौभाग्यशाली ही मानता था। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार आप लोगों ने मुझको पढ़ते हुए या फिर मुझको फॉलो करते हुए आपने देखा होगा कि कमेंटी सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में कभी कभी हम भी अपने संस्मरण इत्यादि को लिखते हैं। आप लोग काफी सराहते हैं। मुझे इस चीज का बिल्कुल आभास नहीं होता है कि हमारे संस्मरण पर किन नामवर सिंह जैसे आलोचकों की नजर जा रही है या फिर नहीं जा रही है। अब वो जमाना बदल गया। आज का जमाना है कि आप अगर कहीं नियुक्ति भी चाहते हैं कमीशन इत्यादि को छोड़कर, लोक सेवा आयोगों को छोड़कर, तो आपको अप्रोच की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी पत्र पत्रिका में आलेख या रिसर्च आलेख छपवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्रोच की जरूरत पड़ती है कि फला आपको जाने तभी छापेगा। तो इसलिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम भी अपने मन की बात लिखते हैं और आप लोग उसको सराहते हैं। जब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा था तो देखिए यहाँ रमेश चंद्र शाह को प्रेरित किया गया। पहले नवनीत पत्रिका के संपादक ने उन्हें प्रेरित किया कि आप कोई संस्मरण या डायरी लिखें। इस तरीके के आप बहुत कम संपादकों को देख रहे होंगे जो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करें। यहाँ पर अब धंधा सा हो चुका है। फिर बाद में बताया रमेश चंद्र शाह ने कि इनकी डायरी के कुछ पेज, कुछ पृष्ठ साहित्य अमृत नाम की पत्रिका में, यहाँ 2 पत्रिकाओं का उल्लेख किया है। बीच बीच में मैं अपनी भी जीवन की चीजों को जोड़ दिया, उसको आप थोड़ा सा अलग करके देखेंगे क्योंकि हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे की चीजों से जुड़े हुए हैं, तो बातें आ जाती हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि 2 पत्रिकाएं आपको ध्यान में रखनी है। पहली नवनीत नाम की पत्रिका और दूसरी जो पत्रिका यहाँ पर है साहित्य अमृत। पूछा जा सकता है कि अकेला मेला डायरी में रमेश चंद्र शाह ने किन शुरुआती 2 पत्रिकाओं का जिक्र किया है, और जब साहित्य अमृत में इनके डायरी के कुछ पृष्ठ छपे तो निगाह किसकी गई? नामवर सिंह की। और बस यही जरूरत थी कि नामवर सिंह जैसे आलोचकों की नजर इसके ऊपर जाए। आगे लिखते हैं कि डायरी, एक लेखक की डायरी तो खास तौर पर मुझे लगता है तभी उसके खुद के अलावा दूसरे के भी काम की चीज हो सकती है जब उसमें दर्ज हुई बातें कुछ ऐसी हों जिनमें बहुत अलग अलग स्वभावों, रुचियों और दृष्टियों वाले सहृदय पाठक भी साझा कर सके। ऊपर तो बताया गया कि डायरी में क्या क्या चीजें, निजी, अंतरंग और गोपनीय चीजों को बताया गया, लेकिन बाद में बता रहे हैं डायरी आखिरकार कब सक्सेसफुल या सफल मानी जाएगी? जब तक उसमें अलग अलग स्वभावों, रुचियों और दृष्टियों वाले सहृदय पाठक न जुड़ पाए और वो भी अपनी चीजों को साझा न कर सकें, यानी कि कर सकें। लेखक का प्राकृतिक और मानवीय पास पड़ोस, उसके राग विराग, आकर्षण विकर्षण,
उसकी रीझ बूझ या नैतिक कल्पना संवेदना को उत्तेजित करने वाली घटनाएं, प्रवृत्तियां, यहाँ तक कि अध्ययन प्रसंग तक उसके सर्वथा निजी उहापोह भी क्या किन्हीं औरों के लिए रुचिकर और सार्थक नहीं हो सकते। हम सभी मानव जीव निरपवाद रूप से रात दिन अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से झगड़ते रहते हैं, जिस झगड़ने में कभी कभी दूर या निकट के हमारे पुरखों की प्रतिध्वनियां भी अपने आप शामिल हो जाती हैं। तो यह जो अजस्र आत्मालाप या वाद विवाद संवाद हमारे चाहे अनचाहे ही हमारे भीतर चलता रहता है, डायरी क्या उसी को पकड़ने और दर्ज कर लेने की अंतर व्यवस्था के कारण ही नहीं लिखी जाती। देखिए, भूमिका में जो लेखक हैं रमेश चंद्र शाह ने बड़ी ही गंभीरता से डायरी विधा को समझने का प्रयास किया कि क्या डायरी केवल निजी अंतरंग और गोपनीय चीजों को ही लिखने के लिए रहती है या फिर उसको कोई पढ़कर अपने से भी जोड़ सकता है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, आप देख रहे हैं, वाद विवाद संवाद। अगर आप लोग यहाँ तक मेरा साथ दे रहे हो तो जरूर कमेंट्स कर आप बताइए कि वाद विवाद संवाद नाम से एक बहुत ही फेमस आलोचनात्मक पुस्तक आई है, इसके लेखक कौन है। तो मुझे इसका इंतजार रहेगा और आप लोग टाइप करना शुरू भी कर दिए होंगे। तो देखिए, यहाँ पर डायरी को अपने आसपास पास पड़ोस अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास रमेश चंद्र शाह ने किया है और एक सवाल भी कहा है कि सभी चीजों को पकड़ने और दर्ज कर लेने की अंतर व्यवस्था के कारण ही डायरी नहीं लिखी जाती है। अगर ऐसा है तो क्या ये गलत है। आगे लिखते हैं कि कम से कम एक तो कारण उसके लिखे जाने का यह हो ही सकता है, जिसे बाकायदा या कि औपचारिक विधाओं का लेखन कहा जाता है। उसके साथ इस डायरी नाम की बेकायदा और अनौपचारिक विधा का क्या संबंध है। क्या डायरी लेखक की आत्मकथा या उसके संस्मरणों की गठरी है? निश्चय ही नहीं, भले ही दोनों से उसकी कुछ ज्यादा नजदीकी हो। यानी कि डायरी का खुद अपना अस्तित्व है, भले उसमें जो पैटर्न है या फिर उसका स्वभाव है वो आत्मकथा विधा से या संस्मरण से मिलती जुलती हो, लेकिन वो क्या है, इनसे भिन्न है, ऐसा मान रहे हैं रमेश चंद्र शाह। लिखते हैं कि संभवतः यह जिज्ञासा भी डायरी के जीवन का ही अनिवार्य अंग हो, उसकी अंतः प्रेरणा। किसने सोचा था इन्हें लिखते समय कि कभी इनके प्रकाशित होने की भी नौबत आ सकती है। अपनी समझ से तो लेखक जो कुछ कर रहा था वह सहज अपने राग विराग वश या स्वांतस्तम शांतय ही कर रहा था। जिस तरीके से तुलसीदास ने लिखा कि मैंने रामचरितमानस लिखा स्वांत सुखाय के लिए, मैं भी आप सभी से जो भी चर्चा करता हूँ स्वांत सुखाय के लिए ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। बाकी आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। आगे लिखते हैं, किंतु उस सुदूर संवाश्रित एकमात्र घटना के वर्षों बाद भी जब अभी हाल में आधारशिला के संपादन की पहल पर तथा अन्यत्र भी इनके उत्खनन की नौबत आई और तरह तरह के पाठकों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी इसी सिलसिले में जानने को मिली, तो स्वाभाविक संकोच टूटा और एक अप्रत्याशित सा अनुभव हुआ कि ऐसे लेखन की भी एक अपनी जगह और अपनी प्रासंगिकता अवश्य है। तो यहाँ पर देखिए, आधारशिला की भी चर्चा की गई है, 3 यहाँ पर संपादनों की बात की गई है, उनको आप जरूर नोट कर लीजिए। आगे लिखते हैं कि इस पुस्तक में संकलित डायरी के कुछ अंश आधारशिला के अलावा आकार, ज्ञानोदय, वागर्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन सृजन, पूर्वग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत समाचार में छपे हैं। ये देखिए, बड़ा ही यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है कि जो हम अकेला मेला डायरी को पढ़ रहे हैं वो किसी एक पत्र पत्रिका में नहीं लिखी गई है, बल्कि आप देख रहे हैं कि कई पत्र पत्रिकाएं, ऊपर हमने 3 पत्र पत्रिकाओं के बारे में चर्चा की, ठीक है, साहित्य अमृत, नवगीत और आधारशिला की। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं आकार, ज्ञानोदय, वागर्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन सृजन, ठीक है, पूर्वग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत। तो काउंटिंग मैंने कर लिया तो लगभग 12 पत्र पत्रिकाओं में ये छपा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको हाथों हाथ आंखों की पलकों पर बैठाकर इसको छापा गया और इसको सराहा भी गया है। तो जाहिर सी बात है कि किसी का किसी एक पत्र में या फिर पत्रिका में कोई चीज छपता है तो लोग 50 जगह उसको बताने का प्रयास करते हैं, और इस डायरी का तो अपना अलग ही लेवल रहा है। तो देखिए, बताने का मतलब था कि आप अपने दिमाग में कम से कम इन सभी
पत्रिकाओं को जरूर ध्यान में रखिए, आगे की परीक्षा के लिए भी और इस डायरी के संदर्भ में भी। आगे लिखते हैं कि लेखक इन सभी पत्रिकाओं के संपादकों तथा उन समस्त सहृदय संवेदनशील पाठकों के प्रति अपना विनम्र आभार प्रकट करता है जिन्होंने अपनी रीझ बूझ भरी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचाई। पर जैसा कि मैं पहले ही जता चुका हूं, सर्वाधिक ऋण स्वीकारी तो मैं अपने अग्रज समान धर्मा और समानशील व्यसनी डॉक्टर नामवर सिंह का हूं। यानी कि आप देख रहे हैं कि इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि नामवर सिंह का आखिरकार जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो 5-6 साल का इन दोनों में अंतर था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा समान धर्मा समानशील। डॉक्टर नामवर सिंह का ही ये सर्वाधिक अपने को ऋणी मानते हैं। लिखते हैं कि स्वभावतः जो न केवल मेरे इन उपक्रमों के सहभोक्ता और साक्षी लगते रहे, बल्कि मुझे इन्हें इस रूप में प्रकाशित करने के लिए भी अपनी ओर से प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो किसी न किसी का योगदान होता है, किसी न किसी की प्रेरणा होती है। अकेला मेला डायरी में अगर किसी आलोचक का नाम लिया गया है तो वो नाम है नामवर सिंह। भले आपने इस पुस्तक को पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन भूमिका के माध्यम से कुछ आपके मन मस्तिष्क में जरूर भूमिका बन गई होगी कि आखिरकार अकेला मेला डायरी किस तरीके की डायरी है और किसका किसका इसमें जिक्र हुआ है, किसका किसका योगदान रहा है। और अंत में कहते हैं इत्यलम ऐसे ऐसो को उदार जगमाही। ये बात जहां तक लग रहा है कि नामवर सिंह के लिए कही गई है कि जग में इनके जैसा कोई उदार हो कम ही लोग हैं, इस टाइप से इसका भावार्थ हुआ। और ये बात इन्होंने लिखी भोपाल, जिसकी मैंने चर्चा की कि थे तो ये अल्मोड़ा के, लेकिन ज्यादातर इन्होंने समय बिताया भोपाल में, इसलिए इनको मध्य प्रदेश साहित्यकार के तौर पर भी जाना गया। रहते कहाँ थे? निराला नगर, भदभदा रोड, भोपाल, वहां इसकी भूमिका इन्होंने लिखी है। और इस तरीके से आप सभी कम समय में अकेला मेला डायरी जैसी विधा से परिचित हो गए, रमेश चंद्र शाह के साहित्यकार व्यक्तित्व से परिचित हो गए और साथ में शरद जोशी से भी परिचित हो गए। तो कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या फिर तैयारी के दृष्टिकोण से कितना आपके मनोबल को बढ़ाने में सार्थक रहा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।